सियासी घमासान तेज हो गया है। मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार ने यूसीसी से जुड़े ड्राफ्ट बिल को सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिल को बिना जानकारी दिए अचानक सदन में रखा गया और विधायकों को इसकी कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। कांग्रेस ने इसे नियमों के खिलाफ बताया, विरोध दर्ज कराया। वहीं सरकार का कहना है कि यूसीसी को लेकर पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई थी और इसके बाद विधानसभा में इसे पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सरकार ने कोई प्रक्रिया नहीं छिपाई है। अब सवाल यह है कि क्या यूसीसी बिल को सदन में रखने की प्रक्रिया में जल्दबाजी हुई? क्या विपक्ष का विरोध सिर्फ प्रक्रिया को लेकर या फिर वो यूसीसी के मूल प्रावधानों का विरोध कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर कांग्रेस आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने की मांग कर रही थी, तो जब आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया तब भी विरोध जारी क्यों रहा? दूसरी तरफ सरकार का दावा यह है कि यूसीसी जनता के हित में एक बड़ा कदम है और विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण कानून पर पर्याप्त चर्चा और जानकारी के बिना आगे बढ़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। अब कल विधानसभा में इस बिल पर चर्चा होनी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस विधायक ने क्या कुछ कहा है। पूछिए ऐसे बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं जिसमें हर नागरिक को बराबर अधिकार हैं। उन्हें पर्टिकुलर किसी एक विशेष वर्ग से क्यों प्यार है? वे सबको साथ लेके क्यों नहीं चलना चाहते? वे अपनी नियत और नीति स्पष्ट करें। टेबल करा है और कल चर्चा होगी, इस पर विस्तृत बात की जाएगी। ये चोरों ने चोरी वाला काम करा है। साहब, आदिवासियों को अलग रखा हुआ है, ट्राइबल को अलग इसलिए करा, हमारा कंधा इस्तेमाल करके उनका आरक्षण समाप्त करेंगे बाद में, ये समझ लेना चाहिए। आपकी मेन आपत्ति क्या है? शादी को आप अवैध कर रहा हूँ और लिविंग को वैध कर रहा हूँ। आ रही है। तो वहीं अब हंगामे को लेकर सवाल यह भी है कि सियासी घमासान इस बिल को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में देखा जा रहा है। बिना बिल की कॉपी दिए विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने पटल पर रखा है। तो आदिवासियों को लेकर कांग्रेस के सवाल हैं। यूसीसी पर एमपी विधानसभा में सियासी घमासान देखने को मिला है। जैसे ही बिल पेश हुआ पटल पर, सदन में हंगामा देखने को मिला। अब यूसीसी पर नियमों की लड़ाई है या फिर यह सियासत है? आदिवासियों को लेकर कांग्रेस के जो सवाल हैं वो क्या हैं और क्यों विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है? सरकार का इसमें तर्क क्या है और विपक्ष क्या तर्क दे रहा है? करेंगे आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा। मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। शावर आलम जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम आरोपों के बीच अगर ये यूसीसी बिल पटल पे रखा गया तो उसको समझने की कोशिश करें। तो रमेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो क्या है और सरकार का पक्ष है वो क्या है यूसीसी बिल को लेकर, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक राजनीति में एक नया चलन आ गया है जी कि अगर भाजपा कोई बात कहेगी तो उसका विरोध कांग्रेस करेगी, कांग्रेस कोई बात कहेगी तो उसका विरोध भाजपा करेगी। मोटे तौर पर ऐसी बातों का भी अब विरोध होने लगा है राजनीतिक गलियारों में, जो कि उनके अपने सीनियर लीडर वही बात कहते थे। थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये यूसीसी पर ही देख लीजिए कि जब संविधान बन रहा था तो अंबेडकर जी भी समान नागरिक आचार संहिता के पक्ष में थे और नेहरू जी भी समान नागरिक आचार संहिता के पक्ष में थे। लेकिन उस समय की परिस्थिति के तहत लोगों को समझाने के लिए कुछ समय देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ चीजों को प्रावधान को आगे किया गया। तो संविधान के सिद्धांत में यह बात है कि इसको लागू किया जाएगा और अगर लागू किया भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं संविधान के तहत लागू किया जा रहा है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं, जैसे गोवा है, पांडिचेरी है, सिक्किम है,
ये पहले दिन से यहाँ समान नागरिक आचार संहिता लागू है। जैसे ही वो भारतीय गणतंत्र में, भारतीय संघ में शामिल हुए, वहां जी। समान नागरिक आचार संहिता है। वहां का आप समाज जीवन देख लीजिए। अभी जो समान नागरिक आचार संहिता के जो प्रावधान आ रहे हैं, जी। उसमें मान करके चलिए कि अभी 80% बिंदुओं पर तो समान नागरिक आचार संहिता लागू ही है। जैसे मान लीजिए क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ सब पर समान होता है। हत्या का एक तरीके से सजा मिलती है, चोरी की एक तरीके से सजा मिलती है, लूट की एक तरीके से सजा मिलती है, बलात्कार की एक तरीके से सजा मिलती है। यद्यपि कुछ समाजों में धार्मिक आधार पर चोरी के लिए, लूट के लिए, बलात्कार के लिए एक अलग अलग तरह का सजा देने के प्रावधान है, जी। उसमें लागू नहीं है। रेवेन्यू कोड देखेंगे तो उसमें भी लगभग आधे से अधिक में समान नागरिक आचार संहिता लागू है। केवल जो लड़कियों को, बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार है, उसमें हल्का सा परिवर्तन है। जी। बाकी जो प्रभाव लागू होगा ये सिविल एक्ट में लागू होगा, और सिविल एक्ट में केवल किसी एक वर्ग के लिए लागू नहीं होगा, इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए ये ठीक है कि इसमें 3 तलाक को लेकर के या बिना पत्नी की मर्जी के एक नई शादी करने को लेकर के इसमें बाधा, इसमें कानून आड़े आएगा। जी। लेकिन मान करके चलिए जो लोग लिव इन में रहते हैं, अभी जैसे लिव इन का फैशन ज्यादातर हिंदुओं में है, जी। तो रहने के साथ झगड़ा हो गया, बलात्कार की रिपोर्ट आ गई, अब उसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने अनिवार्य कर दिया। जी। तो बहुत सारी चीजों में सिविलाइजेशन के लिए कुछ बिंदु बहुत आवश्यक हैं। इसके अलावा एक और बात है, जैसे मान लीजिए लड़कियों का पिता की संपत्ति में अधिकार। मान लीजिए कई बेटियां ऐसी हैं जो घर में तय कर ली, जैसे हिंदुओं में बराबर का अधिकार है, कितनी ही बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियों हैं, मेरी पत्नी है, जी। इन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए, लिख करके दे दिया, बात खत्म हो गई। तो जो लोग सिविल इसमें भी अपने घर के स्तर पर भी जो लोग तय कर लेंगे, उसमें कानून आड़े आएगा ही नहीं। ये कानून केवल उनको के ऊपर लागू होगा जो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं समझता हूं अब हम 21वीं 22वीं सदी में जा रहे हैं, जी। बहुत सारी चीजों के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, और महिलाओं को थोड़ा सा इसमें सशक्तिकरण जो मिलेगा, जी। मैं समझता हूं ये लागू होगा। एक और बात कहना चाहता हूं, जी। सरकार ने इसको मन से लागू नहीं किया। ठीक है। जो आंकड़े आ रहे हैं, 3 करोड़ एसएमएस और मेल भेजे गए, उसमें 93% लोगों ने समर्थन किया। मेरे पास भी मेल आया, तो उसमें 93% लोगों ने उसका समर्थन किया। पहले ठीक है। सुझाव जो दिए जा रहे ठीक है। थे, पहले कांग्रेस आदिवासियों को अलग करने की बात कर रही थी, अब आदिवासी उसमें से अलग कर दिए। तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं इसको पढ़ना चाहिए। एक बात जरूर है ठीक है। कि इस बिल की कॉपी हर विधायक को मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी अगर चाहिए। कांग्रेस विधायकों को मिली तो सरकार को चाहिए कि पहले उनको इस विधेयक की कॉपी पहुंचाएं। जी। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। बहुत विस्तृत तरीके से आपने हर पहलू पर बात की है। मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच अमित तावरे जी कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी जान लेते हैं। शावर जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विपक्ष का क्या आरोप है, क्या विपक्ष कह रहा है, वो भी सुन लेते हैं। अमित तावरे जी, क्या विरोध है आपका, किस तरह से आप यूसीसी बिल को जो पटल पर रखा गया उसको लेकर हंगामा कांग्रेस कर रही है प्रदेश के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों से माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं वीडियो के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहा हूं। जी जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और ये सरकार जो कह के आई थी, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि सबको समान अवसर, लेकिन आपके चैनल ही कई बार हम देख चुके हैं, जब इस मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी कहते हैं कि हमको समान वेतन की मांग हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, तो समान वेतन की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में या इस चीज की आवश्यकता है? जी। मध्य प्रदेश के किसान को एक अलग एनएस मिल रही है और महाराष्ट्र के किसान को एक अलग सुविधा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। तो ये किस तरीके से के समान अवसर की बात है? एक गरीब का बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में उसको इलाज न मिलने के कारण अपना जीवन त्याग देता है, और वहीं एक अमीर का बच्चा जो है, आप देखिए सत्ताधारी दल के नेताओं के बच्चों का ट्रीटमेंट कहाँ होता है। तो मुख्य बात, यदि समानता की बात ये लोग करते हैं तो ये समानता सबसे पहले लागू होना चाहिए। क्या ये समानता लागू होगी? जी, हम भी ये जानना चाहते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इस बिल का विरोध नहीं करते हैं यूसीसी में? मैंने अपनी बात आपको बता दी कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। अच्छा, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब भी ले लेता हूं। शावर जी, आपने सुना होगा अमित तावरे जी को, कांग्रेस के नेता हैं। रमेश जी ने भी बहुत विस्तृत तरीके से इस बिल के बारे में बताया है। जवाब आपको देना है। आज आपने विधानसभा के पटल में रखा है, हंगामे को कांग्रेस के किस तरह देख रहे हैं, जो सवाल तावरे साहब खड़े कर रहे हैं उस पर आपका जवाब। देखिए, पहली बात तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने की आवश्यकता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी द्वारा
थोपा गया बिल नहीं है किसी एक समुदाय के प्रति। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है कि राज्यों को संपूर्ण देश में एक समान अधिकार लाना चाहिए, विशेषकर महिलाओं के प्रति, चाहे उनका विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति का अधिकार हो, गोद लेने का अधिकार हो या बंटवारे का अधिकार हो। ये अधिकार जो अन्य महिलाओं को होते हैं समाज की, उसी प्रकार से सभी महिलाओं को होना चाहिए। ये जो लॉ बनाए गए हैं, पर्सनल लॉ, चाहे हिंदू एक्ट हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो जी, जी। या और किसी धर्म में भी हो, तो उसको अलग हटा के ये महिला सशक्तिकरण का एक मुद्दा है और ये भारत के संविधान में है ही। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका भी यही नारा था कि एक विधान एक संविधान। तो ये कहीं से गलत नहीं है। अगर कहीं से कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारे समाज के मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के मामले में इसको ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हंगामा करेंगे, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि जो कुछ संविधान अभी जो संविधान ने तय किया है या भारतीय जनता पार्टी इसको लागू कर रही है, ये कहीं से गलत नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसमें राजनीति करना चाहती है मुस्लिम समाज को लेकर के, तो ये मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं है। और अगर आपको लगता भी है कि ये हमारे अधिकारों का हनन है, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करिए और अनुच्छेद 25 की जो आजादी है धार्मिक स्वतंत्रता की, वो आपको कोर्ट को बताना होगा कि ये मामला जो है, जो सरकार जिसको लागू कर रही है यूसीसी को, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है हमारे अधिकारों का हनन है। तो बजाय उसके आप विधानसभा को चलने न देना, हंगामे करना, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है कहीं से भी। ठीक है। तावरे साहब, जो बात शावर जी की आपने सुनी होगी कि विधानसभा को चलने दें और जो जिस तरह से आप सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं इन तमाम बातों को लेकर, तो उसके लिए कानूनी पेच भी है, कानूनी कदम भी आप उठा सकते हैं। उन्होंने ये बात भी कही है, अगर कुछ चीज़ गलत लगती है तो उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। सदन को नहीं चलने दे रहे हैं आप? सदन को चलने देने की बात वो लोग कर रहे हैं जो सदन के लगातार सत्र को छोटा करते जा रहे हैं। हर चीज लिखित में दर्ज है, गूगल का जमाना है, एआई का जमाना है। आप तो कांग्रेस का रिकॉर्ड उठा लीजिए कि कितने दिन सदन चलता था और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के समय में कितने दिन सदन चल रहा है, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में है, आखिर क्यों है? उसको समानता का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? आज क्या आदिवासी भाई बहनों की जो संस्कृति है जी, क्या उसमें भी आप उनके उसमें दखल देंगे? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देती है? पूछिए आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। तो सारी चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां पे सबसे पहले समानता के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, आप रेगुलर वालों का, संविदा वालों का एक समान आप वेतन करिए, तब हम मानेंगे कि आपकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। वरना तो ये सिर्फ एक तमाशे के सिवाय कुछ भी नहीं है। दोनों विषय अलग अलग हो गए, यूसीसी से संबंधित नहीं है। आप यूसीसी पर बात करें। ठीक है। इसमें शावर जी, रमेश जी जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आदिवासी जो हैं उनको लेकर क्या कुछ प्रावधान है। क्या आदिवासियों को इस यूसीसी के प्रावधान से, यूसीसी बिल से हटाया गया है? जो बात कांग्रेस के द्वारा कही जा रही थी कि इनको अलग रखा जाए, तो उसमें क्या इनको शामिल नहीं किया गया है? इस बिल में क्या वो प्रावधान नहीं है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 244 में इसका प्रावधान है, क्योंकि आदिवासी समुदाय में बहुत सारी जातियां हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी विधाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। तो उसके अंतर्गत इनको शामिल न करना, वो अनुच्छेद 244 यदि पढ़ते हैं तो उसमें इसका उल्लेख है। जी, ठीक है। तो अब इस पूरे मामले को बतौर पत्रकार रमेश जी किस तरह से देखा जाए? जो आरोप तावरे साहब लगा रहे हैं, जो जवाब शावर साहब ने दिया, क्या इसको एक बैलेंस चीज़ कही जा सकती है? वो कह रहे हैं कि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे स्कूल में नहीं हैं, किस बात की समान नागरिक संहिता की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, और अस्पतालों में, और जो उन्होंने तमाम 2-3 मुद्दे गिनाए, आपको भी पता होगा, उन मुद्दों को लेकर भी क्या उनका पक्ष यथोचित माना जाए जो कांग्रेस, बतौर कांग्रेस के नेता वो उठा रहे हैं?
देखिए, हालांकि वो विषय सबसे अलग है, वो आज की डिबेट का, आज की चर्चा का वो हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए, कोई अगर गरीब बनता है और कोई अगर अमीर बनता है तो वो अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से आगे बढ़ता है। जितने लोग भी आज संपन्नता में पहुंचे हैं, बड़े पदों पर पहुंचे हैं, इनके पूर्वजों, अंबानी के पूर्वज को देख लीजिए, अडानी के पूर्वज को देख लीजिए, बिरला जी के पूर्वज को देख लीजिए, टाटा के पूर्वज को देख लीजिए, वो जो एमडीएच मसाले के पूर्वज को, वो तो शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। तो जो पुरुषार्थ और परिश्रम से आगे बढ़ता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। कितने लोग हैं जो बिल्कुल शून्य से शुरू किया, घर से भगा दिया था शिवराज को, आगे चल करके मुख्यमंत्री बने। तो मोटे तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए, उनके परिवार के पास नदी पार करने के पैसे नहीं थे नाव से उस दूसरी तरफ जाएं। शास्त्री जी सारे कपड़े उतार करके बस्ते में रख लेते थे और फिर तैर करके पार करके जाते थे। 2010 में अपने बैतूल की एक लड़की थी पूनम घोरे, उसकी मैं बर्तन मांजती थी, उसने ट्यूशन तक नहीं पढ़ी, 10th बोर्ड टॉप किया था। तो जो पुरुषार्थी है, परिश्रमी है, जिनकी प्रज्ञा शक्ति अपनी जागृत करके आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। मोटे तौर पर वो विषय बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं समाज में एक जागृति अभियान चलना चाहिए और ये राजनीति से परे हट करके चलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में आता है अपनी प्रतिभा लेकर के आता है, केवल उसकी सूरत, शकल और आवाज या बॉडी के डीएनए में भेद नहीं होता, उसकी अपनी प्रतिभा में और उसकी प्रज्ञा शक्ति में भी भेद होता है। जी, ठीक है, ठीक है। तावरे साहब, आपको आवाज आ रही है? स्कूल के प्रश्न पर कुछ उत्तर देना चाहता हूँ। जी जी जी। जैसा अमित जी ने अभी बताया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बंद हो जाते हैं, तो मैं सवाल कर सकता हूँ उनसे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए, अमित जी का ऐसा कहना है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही और स्कूल बंद हो गए। पहली बात तो ये समझ लें, स्कूल बंद नहीं हुए। मध्य प्रदेश में 92,250 लगभग स्कूल संचालित हैं सरकारी, और जो स्कूल बंद बताए जा रहे हैं उनका समायोजन किया बड़े स्कूलों में, सीएम रैली स्कूलों में, या जहाँ बड़े स्कूल है, जहाँ पर सुविधाएं हैं पढ़ाई की, वहां उनको समायोजित किया उन स्कूलों को। स्कूल कोई बंद नहीं हुआ, यानी बच्चों की शिक्षा किसी भी प्रदेश में, किसी भी गांव में प्रभावित नहीं हुई है। बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं घूम रहा। तो इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट आरोप लगा देना कि स्कूल बंद है, स्कूल बंद कर दिए उनकी दूरी के कारण। कुछ स्कूल दूर थे, कहीं के रास्ते ठीक नहीं थे, बच्चों को खतरा था, तो हमने समायोजित किए हैं उन 92,250 स्कूलों में। तावरे साहब, आवाज आ रही है आपको? अमित तावरे जी, सुन रहे हैं? मुझे मेरा अमित तावरे जी, पहले सवाल सुन लें, फिर आप जवाब दें। मेरा सवाल यह है कि आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, क्या बिंदु हैं, किन बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं? बिल के मुख्य बिंदु आपने पढ़े हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है? देखिए, मैंने जो चीजें आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता भाई हैं उन तक पहुंचाई है, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या है, इसलिए उनका कोई सवाल, कोई जवाब मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, ठीक है, मैं इसको रिकरेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। जो वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं उनकी भी मेरे तक आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है। तावरे साहब, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, और शायद वो रमेश जी तक भी पहुंच रही होगी और आलम साहब तक भी पहुंच रही होगी। मैं इस तकनीक को मैं ठीक कराऊंगा, जो भी आपकी समस्या है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या बिंदु कौन कौन से हैं जिनका कांग्रेस मुख्य तौर पर विरोध कर रही है? क्योंकि जो विषय आपने बताए हैं वो यूसीसी के विषय नहीं है, रमेश जी भी बता रहे हैं, और वाकई में उन विषयों पर चर्चा की जाए तो वो यूसीसी के अंदर नहीं आते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की जो तमाम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने मुद्दे आपके सामने उठाए हैं, क्या उनमें कोई समानता का जिक्र है? सबसे पहले तो इस बात का आप जवाब लीजिए। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 5 साल में बीमा कंपनियों के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो बीमा कंपनी ने वसूला है, और दिया 1,000 करोड़ रुपए भी नहीं है। क्या ये समानता है? अमित तावरे साहब, मैं आपको बता दूं, देखिए, यूसीसी के मुख्य बिंदु एकल विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, समान अधिकार, निकाह हलाला, 3 तलाक, ये बिंदु हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन, ये बिंदु हैं। वो आपको पता होने चाहिए बतौर कांग्रेस प्रवक्ता। और आप जो विरोध कर रहे हैं, आप ये मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत के मामले में सीधा हस्तक्षेप से मान रहे हैं, ये विरोध आप कर रहे हैं। वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही, मेरी तो पहुँच रही होगी। प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी, कांग्रेस की क्या कुछ होंगी, वो भी आप बता दें कम से कम। मुख्य बात यह है, यदि समानता की बात ये करते हैं जी, तो समानता तो सबसे पहले शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में लाना चाहिए, इसको भी ऐड करना चाहिए।
मैं यदि इस बात को बार बार रिपीट करूं तो मुझे लगता है कि बहस का समय ठीक है, आप तक वो ठीक है, आप तक आवाज उनकी पहुंच नहीं रही। एक व्यक्ति को उतने घंटे काम कर रहा है, एक को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है और एक व्यक्ति उससे ज्यादा काम कर रहा है और उसको 25,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है। ये कौन सी समानता है? आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे वास्तविक मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये आरोप लगा रहे हैं ना आप? ठीक है जी, संविदा कर्मचारी हमारे क्यों आंदोलन करते हैं? क्यों कहते हैं वो समान वेतन की मांग क्यों करते हैं? अरे भाई, ये यूसीसी से अंतर्गत मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये आरोप शावर साहब जो आरोप वो लगा रहे हैं ना, तावरे साहब, वो यही लगा रहे हैं, वो तर्क यही दे रहे हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत लॉ है, ये यूसीसी उसमें सीधा हस्तक्षेप करता है। ये कांग्रेस कह भी रही है, आपको ही पता होगा प्रदेश के अंदर। दूसरी प्राथमिकता वो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप इस यूसीसी के जरिए, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य शिक्षा पर आप बात नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यही कांग्रेस कह रही है, यही वो कह रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने हमेशा से ही अपना वोट बैंक माना है और इसी कांग्रेस की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज इसलिए नहीं जुड़ पाता कि वो कांग्रेस का वोट है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो है सपा का वोट है, बंगाल में ममता दीदी का वोट था। तावरे साहब, इसी प्रकार से जगह जगह वो बढ़ गया। गया। ठीक है, तावरे साहब आवाज मैं ये अर्ज कर रहा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति यदि कहीं की गई थी और हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में। अच्छा, मुझे बताइए कि बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं अनेक राज्यों में जहां पर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाने के वीडियो सामने आते हैं, मुसलमानों की कोई बात होती है तो कांग्रेस खुलकर नहीं आती उनके साथ, और वोट भी उन्हीं का चाहिए। देखिए, मेरा अपनी कौम से पर्सनली ये कहना है कि आप ऐसी पार्टियों का साथ ना दें जो आपके लिए खड़े ना हो पाए। आज यूसीसी का यदि विरोध कोई कर भी रहा है पूरे प्रदेश में, तो कोई आतिफ अकील, आरिफ अकील या कोई मुस्लिम स्कॉलर, कांग्रेस के बड़े नेता क्यों मुखर नहीं हो पाते, वो क्यों बात नहीं कर पाते? यूसीसी को लेकर के मेरी अपनी कौम भी गुमराह है, मुस्लिम समाज की। यूसीसी मैंने जैसे बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रावधान है राज्य सरकारों को कि वो निकाह, विवाह, महिलाओं के संपत्ति बंटवारे में या गोद लेने के मामले में उनके समान अधिकार हों, और ये समान अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में है भी, इसका कहीं से उल्लंघन नहीं है। ये यूसीसी कोई आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोक रही, दरगाह पे जाने से नहीं रोकेगी, कोई मुस्लिम आप कोई कार्यक्रम करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, उसमें नहीं रोकेगी। ये कांग्रेस के लोगों ने भर दिया है कि ये आपके पर्सनल लॉ पर जा रहे हैं, ये आपकी शरीयत के कानून के विरोध में है, जबकि ऐसा नहीं है। यूसीसी के कानून को यदि आप पढ़ते हैं तो ये भारत की सभ्यता की मिलीजुली संस्कृति और संविधान के अनुरूप है। इसमें किसी समुदाय पर हमला नहीं है, किसी समुदाय को जो है उसकी धार्मिक स्वतंत्रताएं, उसके धर्म को मानने की जो विधाएं हैं, उनको कहीं से कोई नुकसान नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि ये हमारे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलें, वहां आप लंबी बहस करके राज्य सरकारों को नोटिस भेज सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 है उसका उल्लंघन है इसमें। यदि कोर्ट मानती है तो इस पर विचार होगा, क्या दिक्कत है? ठीक है रमेश जी, जो बात आपने कही शुरुआत में जिक्र किया कि आदिवासी अंचल के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको इस यूसीसी से बाहर रखा गया है, शावर जी ने भी उसका जवाब दिया। मैं आपसे थोड़ा सा वो समझना चाहूँगा कि बाहर रखने के पीछे की वजह, एक तो संवैधानिक उन्होंने बताई है शावर साहब ने, आपको क्या लगता है क्या उसके लिए अलग से कुछ प्रायोजन है या कुछ और बेहतर करने के लिए सरकार सोच सकती है? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं आदिवासियों को उत्थान के लिए सरकार लगातार योजनाएं भी लेकर आती रही है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? देखिए, मोटे तौर पर यह माना जाता है कि जो आदिवासी समाज है उसमें शिक्षा का प्रतिशत कम है, एक बात जी। तो कहीं ना कहीं कई चीजों को, कानूनी बातों को समझने में उस समाज को समय लगता है, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप देखें आदिवासी समाज में महिलाओं का वैसा दबाव नहीं है। आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाएं भी खुल करके नृत्य करती हैं, सड़क पर आती हैं, बाजार में घूमती हैं, और उनके अपने जो सामाजिक प्रावधान है उसमें महिला को भी ये अधिकार है कि वो तलाक ले सकती है। वो तलाक के लिए उसको अगर मान लीजिए उसको संबंध विच्छेद करना है, उसके लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। समाज के लोग बैठते हैं, उनकी पंचायत बैठती है और 1 मिनट में फैसला होता है, वो दूसरे के साथ रह सकती है। तो कुल मिलाकर के जो सिविल राइट्स में अधिकार दिए जा रहे हैं, मान करके चलिए सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी चीजों में वो
आदिवासी समाज में वो परंपराएं लागू हैं। तो जी। कुल मिलाकर के फिर चूंकि शिक्षा का प्रतिशत उसमें उनमें कम है, जी। ये सोच करके उनको बहुत ज्यादा जो जोर देते हैं वो परंपराओं पर जोर देते हैं। कानून और परंपराओं में उनके यहाँ भेद कम है। इसके अलावा भी जो आदिवासी समाज में अगर कोई अपराध घटता है और वो कानून के पास जाते हैं तो उसमें समान कानून ही लागू होता है। किसी आदिवासी ने हत्या किसी की कर दी है तो वो उसमें समान कानून लागू होगा। कोई आदिवासी बलात्कार करता है तो चोरी पर सारे की सारी चीजें लागू उनके यहाँ भी सारी की सारी होते ठीक हैं। है। बहु विवाह के यहाँ उनके कोई प्रथा नहीं जी। है। सहमति के आधार पर अलग होकर के फिर वो बहु विवाह करते हैं। तो ये जो समान नागरिक आचार संहिता अभी लागू की जा रही है, ये इसका मेजर जो इफेक्ट पड़ने वाला है जी। वो केवल शादी परंपरा पर, लिव इन रिलेशन पर और बेटी को संपत्ति के अधिकार। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस जहां यूसीसी को लेकर प्रदेश में विरोध जता रही है, कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को समानता की बात करनी चाहिए। तो वहीं सरकार का ये कहना है कि जो ये यूसीसी बिल को लाया गया है वो समानता है और समानता के अधिकार के तहत तो उस बिल को लाया जा रहा है। अगर कोई भी सैद्धांतिक तौर पर कोई आपत्ति है कांग्रेस की तो न्यायालय में जाकर उसको वो चुनौती दी जा सकती है, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलाना, जनता के मुद्दों पर बात करना है, वो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को अपनी भूमिका